हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपने जो चैप्टर चल रहा है एस ब्लॉक, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो तक हमने एस ब्लॉक के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनको कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ग्रुप। आगे बात समझ में? चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, रासायनिक गुण धर्म पढ़ेंगे ग्रुप सेकंड के। ग्रुप सेकंड के जो धातुएं हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। क्यों देते हैं ये नाम? क्योंकि हमें क्षार से प्राप्त मृदा से प्राप्त होती है ना, इसलिए। और जब इनकी रिएक्शन जल से कराएंगे हम, जैसे सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे हम जल के साथ या फिर वायु के साथ, जब भी इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाती है? क्षार बनाती है या संगत हाइड्रोक्साइड, है ना। तो चलो देखो, हेडिंग डालो, क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ एल्केलाइन मेटल्स, है ना। हाँ, तो हेडिंग डालो एकदम शानदार सी, क्षारीय कौन सी? एल्केलाइन मेटल्स, है ना। क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म? रासायनिक गुणधर्म, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलाइन मेटल्स, है ना। रासायनिक गुणधर्म। कहानी स्टार्ट करते हैं चलो आज की, है ना। इंग्लिश में भी लिख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ एल्केलाइन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी स्टूडेंट्स, अर्थ एल्केलाइन मेटल्स। देखो, सबसे पहले जैसे रिएक्शन की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता भी है कि क्षारीय मृदा धातुएं होती है, इनकी आई का मान क्या होता है? आई का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि बहुत ही कम होती है ना। फर्स्ट ग्रुप की भी कम होती है और सेकंड की भी कम होती है। लेकिन जब बात करें इसमें कंपेयर की, तो फर्स्ट ग्रुप होता है उससे ज्यादा किसकी होगी? सेकंड ग्रुप की होगी। आगे बात समझ में? मतलब जो हम सेकंड वर्ग की बात कर रहे हैं ना, ये रासायनिक गुणधर्म सेकंड वर्ग के तो है, तो इनकी जो आई का मान होता है वो फर्स्ट की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन देखो, जब बात करें इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो इलेक्ट्रॉन को ये भी क्या करती है? आसानी से त्याग देती है। और इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर क्या बना लेती है? M2+ धनायन या फिर आयन का फॉर्मेशन कर लेती है ना। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब कंटिन्यू करते हैं और आपको बता दें, क्रियाशीलता की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप होता है वो भी क्या होता है? बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है ना। और जो सेकंड ग्रुप है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं? अधिकतम, मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, मतलब क्रियाशीलता इनकी अधिक होती है। अब फर्स्ट हेडिंग डालो, वायु से क्रिया। अगर इनकी क्रियाशीलता अधिक है तो ये अभिक्रिया क्या करेंगे? जल्दी करेंगे। वायु से क्रिया, एयर होती है, इससे अभिक्रिया की बात करेंगे, एयर से क्रिया की। वायु से रिएक्शन, है ना, एयर से रिएक्शन। देखो, आपको पता है जनरली वायु से क्रिया की बात करें तो किससे अभिक्रिया करवानी है? ऑक्सीजन से करवानी है ना। अब आप इसको ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, डाई ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूं O2 से क्रिया। सबसे पहला पॉइंट कौन आ जाएगा? वायु के अंदर O2 से क्रिया, क्योंकि O2 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वायु के अंदर, है ना। हाँ, तो O2 मतलब ऑक्सीजन या फिर डाई ऑक्सीजन से क्रिया। जब आप क्षारीय मृदा धातुओं की O2 से क्रिया करवाओगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, है ना। तो क्रिया करवाने पे हमें क्या मिलता है? धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड, है ना। तो क्या होगा? क्रिया करवाने पे हमें क्या मिल जाएगा? धात्विक ऑक्साइड। आगे बात समझ में? उसमें भी मिल रहा था हमें, फर्स्ट ग्रुप में भी ऑक्साइड ही मिल रहा था ना। हाँ, तो क्या मिल जाएगा हमें? धात्विक ऑक्साइड मिल जाएगा। अब देखो रिएक्शन करते हैं, जैसे मैं Be की रिएक्शन करवाता हूँ O2 से। किसकी सबसे पहले कराऊं? बी की, O2 से। तो क्या बन जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना, BeO। तो ये क्या बन गया? बेरिलियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही आप इसको क्या करना चाहो? बैलेंस करना चाहो तो देखो यहाँ पे BeO है ना। तो क्या हो जाएगा? इधर अगर मैं ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर कितना है? 1। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों? इधर 2 से कर दूंगा। अब देखो, इधर 2 से कर दूंगा तो इस साइड में भी क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, इधर 2 बी है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। तो ये हो गया अपने बैलेंस। ऐसे ही बात करें Mg की। देखो ये क्या है? बेरिलियम ऑक्साइड है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन आप O2 से करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे बन जाएगा MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम आपको पता है ना, इतना ईजी है। अब देखो आगे आप कैल्शियम की अपना लोगे, इसको भी आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। इधर जैसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं इससे 2 से, तो क्या हो जाएगा? इधर भी क्या आ जाएगा? O2 है और इधर 2 आ ही जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो आगे देखो एक रिएक्शन आप करके बता दोगे मुझे, कैल्शियम वाली। Ca की रिएक्शन किससे करवा दोगे? O2 से। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कर दोगे ये होमवर्क?
है ना। आगे चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, इनके नाम आपको पता है, सबके मैंने बता दिए। अब देखो, अब बात करें ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो ये सभी सामान्य ऑक्साइड तो बनाती है ना। किसका निर्माण करती है? सामान्य ऑक्साइड का निर्माण कौन करती है? सारी की सारी धातुएं क्या करती है? सामान्य ऑक्साइड का निर्माण करती है। लेकिन बात करें एसआर और बी की, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, तो वो क्या करती है? अपने परोक्साइड का निर्माण भी करती है। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है ना। तो देखो मैं आपको लिखा देता हूँ एक चीज, यहाँ तक बात हो गई कंप्लीट। अब जब ऑक्साइड तो सारी बना रही है, सामान्य ऑक्साइड, तो ये जो भी बनाई हमने क्या है? सामान्य ऑक्साइड है ना। तो सामान्य ऑक्साइड तो सब बनाती है, लेकिन बात करेंगे परोक्साइड की, तो वो कौन कौन सी बनाएगी? एसआर और बी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एक चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि सामान्य ऑक्साइड क्या है? सेकंड ग्रुप की सभी धातुएं बनाती है ना। तो आगे बात समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट। सेकंड ग्रुप कौन सा? सेकंड ग्रुप, ग्रुप को आप हिंदी में क्या बोल दोगे? वर्ग। सेकंड ग्रुप के सभी धातुएं कौन कौन सी? सभी धातुएं अगर मैं बताना चाहूं तो देखो, सबसे पहले बेटा मांगे कन्या सुंदर से याद रख लोगे, है ना। बी आ जाएगा, उसके बाद में एम जी आ जाएगा, उसके बाद में सी आ जाएगा, फिर एस आर आ जाएगा और फिर बी आ जाएगा, है ना। ये सारी की सारी धातुएं एस आर, और ये वाली आर ए नहीं आएगा, वो क्या है? रेडियो एक्टिव है, इसलिए नहीं आएगा। तो ये की सारी धातुएं क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी, है ना। क्या बनाएगी बच्चों? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, ऑक्साइड का निर्माण करती है। आगे बात समझ में, क्या बनाती है? ऑक्साइड्स। अब देखो ऑक्साइड्स मैंने लिख दिए इधर, ये क्या है? सारे के सारे ऑक्साइड ही तो है, CaOMgO, है ना। ये क्या है? ऑक्साइड है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, इनमें से SR है एक तो, और ये कौन सा है? Ba है, सॉरी कौन सा है? Ba। ये दोनों क्या बनाएंगी? परोक्साइड भी बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? परोक्साइड। और मैंने आपको इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, ऑक्सीडेशन नंबर बताए थे, तो वो कितने कितने होते हैं आप मेरे को बताओगे? ऑक्साइड, परोक्साइड, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे मेरे को, है ना। ये क्या बनाती है? एसआर और बी एकमात्र ऐसी धातुएं जो परोक्साइड भी बनाती हैं। अब देखो परोक्साइड बनाने का रीजन क्या है? इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है ना। अब इनका आकार छोटा हो गया तो ये परोक्साइड भी बनाएगी, और साथ में क्या बना लेगी? सुपर ऑक्साइड भी बनाएगी। अब सुपर ऑक्साइड कौन कौन सी बनाएगी बताओ मेरे को? सुपर ऑक्साइड कौन कौन सी धातुएं बनाएगी? आप कमेंट करके बताओ मेरे बताने से पहले, है ना। बताओ इसमें सुपर ऑक्साइड कौन कौन सी धातुएं बनाएगी? अच्छा ऐसे बताओ, फर्स्ट ग्रुप में सुपर ऑक्साइड कौन कौन सी धातु बना रही थी? क्योंकि वो तो आपने पढ़ लिया है, उसका रिवीजन भी डेली कर रहे हो। हाँ देखो स्टार पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे। किसकी? सुपर ऑक्साइड की। किसकी बात करेंगे हम? सुपर ऑक्साइड। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, इनका आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा। तो जो क्षारीय मृदा धातुएं होती है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती। क्या करती है बच्चों? सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती, ये सिर्फ पेरोक्साइड और ऑक्साइड का ही निर्माण करती है। और पेरोक्साइड कौन कौन सी बनाती है? SR एंड Ba ही बनाती है ना। तो अब SR का और इसका Ba का आप मेरे को पेरोक्साइड बना के बताओगे, है ना। Ba और SR का, बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, पेरोक्साइड सॉरी, है ना, ऑक्साइड नहीं पेरोक्साइड, दोनों का आप पेरोक्साइड बना के बताओगे मेरे को, है ना। हाँ आगे चलेगा। अब सारे मृदा धातुओं के जो ये ऑक्साइड्स बने हैं, इनके क्या क्या गुण है, इनकी प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में दे रखी है। तो अगली हेडिंग डालो, क्षारीय धातुओं के ऑक्साइडों के गुण। जो हमने ऑक्साइड बनाए हैं इनके गुण, है ना, धात्विक ऑक्साइड बने हैं ना, इनके क्या लिखोगे? गुण की बात करोगे, प्रॉपर्टीज की। क्या क्या गुण होते हैं ऑक्साइड के बताओ, हेडिंग डाल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो सबसे पहले तो ऑक्साइड बनता कब है? जब हमने किससे रिएक्शन करवाई? ऑक्सीजन से। उसके बाद में दूसरी बात ये याद आनी चाहिए कि इसमें ऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं। तो क्या बोल दोगे? सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं? ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में ये बात याद रखो कि पेरोक्साइड का निर्माण कौन कौन से करते हैं। तो सिर्फ SR और Ba किसका निर्माण करते हैं? पेरोक्साइड का। उसके बाद में सुपर ऑक्साइड की बात करोगे तो सुपर ऑक्साइड इसमें कोई भी नहीं बनाता, है ना। तो उसके बाद में लिखोगे क्षारीय धातुओं के ऑक्साइडों के गुण, है ना, क्षारीय धातुओं के ऑक्साइडों के गुण। ऑक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है बताओ? ऑक्साइडों के गुण। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात ये आ जाती है कि जो ये सभी ऑक्साइड होती हैं इनकी संरचना कैसी होती है। तो जो रॉक साल्ट होता है, मतलब हमारे NaCl होता है, उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, मतलब NaCl की जैसी संरचना होती है ना, NaCl के समान संरचना होती है। तो सबसे स्टार लाइन यही हो जाएगा सबसे पहले पॉइंट में कि क्षारीय धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं?
रॉक साल्ट के जैसी संरचना रखते हैं, उनके समान संरचना रहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा रॉक साल्ट की समान संरचना। पहला गुण तो ये हो गया। रॉक साल्ट क्या होता है बच्चों, मैंने पहले भी बताया आपको फर्स्ट ग्रुप में भी, NaCl क्या होता है रॉक साल्ट, NaCl अर्थात नमक के समान संरचना ना। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, नमक के समान स्ट्रक्चर मतलब संरचना। संरचना किसके समान होती है इनकी, NaCl के समान होती है। आगे पहली बात समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये होती तो रॉक साल्ट के समान ही होती है, लेकिन एक बेरियम ऑक्साइड होता है BeAO, उसकी समान NaCl के समान स्ट्रक्चर नहीं होती है ना। तो स्टार पॉइंट अगला क्या हो जाएगा, BeO मतलब बेरियम ऑक्साइड की संरचना रॉक साल्ट के जैसी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट पर लिख दूं BeO को छोड़कर, है ना, एक्सेप्ट BeO, इसको छोड़ के सबकी संरचना किसके समान होती है, NaCl के। तो इंपॉर्टेंट बात आ गई, BeO के अलावा, BeO के अलावा किसकी संरचना होती है, बाकी सबकी संरचना किसके समान, अपने रॉक साल्ट के समान। आगे कहानी समझ में। अगली बात करेंगे तो इनमें सहसंयोजक प्रकृति की बात करेंगे, किसकी, सहसंयोजक प्रकृति की। तो इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्या करेंगे, सहसंयोजक प्रकृति कम रखेंगे, मतलब किसकी प्रकृति ज्यादा होती है, इनमें आयनिक की प्रकृति ज्यादा होती है। लेकिन एकमात्र BeAO है मतलब बेरियम ऑक्साइड, इसकी प्रकृति किसके जैसी होती है, सहसंयोजक के समान होती है ना। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, सहसंयोजक प्रकृति की बात करेंगे, है ना, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज, सहसंयोजकता का गुण, है ना, सहसंयोजक। तो BeAO होता है ना, ये कौन, BeAO क्या होता है, सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करता है। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, छोटे आकार के, सॉरी बाकी सारे क्या हो जाएंगे इसमें ऑक्साइड मतलब आयनिक ऑक्साइड प्रकृति के हो जाएंगे। इसका आकार क्या होता है, छोटा आकार होता है, क्योंकि सबसे ऊपर होता है, तो सबसे ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा, है ना, आकार छोटा होने के कारण। आगे कहानी समझ में, आकार क्या होता है, छोटा। अब देखो आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करता है। शेष सभी ऑक्साइड कौन से होते हैं, आयनिक, है ना। सहसंयोजक गुण किसमें होता है, एकमात्र बेरियम ऑक्साइड में। शेष सभी शेष सभी ऑक्साइड्स क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं ना। शेष सभी कौन सी प्रकृति दर्शाते हैं, आयनिक, शेष सभी आयनिक प्रकृति दर्शाते हैं, है ना, आयनिक नेचर के होते हैं शेष सभी आयनिक प्रकृति। आगे कहानी समझ में। अब बात करें इनके जो एनर्जी होती है मतलब उष्मा होती है, उसके प्रति ये स्थायी होते हैं अस्थायी होते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं उष्मा के प्रति क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी उष्मा के प्रति क्या होती है, ज्यादा होती है ना। और बात करें जल में विलय की तो एकमात्र BeO एंड MgO ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जल में विलयशील होते हैं, सॉरी जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जल में घुलनशील हो जाते हैं ना। ये जैसे प्रॉपर्टी मैंने पिछले वाले ग्रुप में भी लिखाई थी ना, फर्स्ट वाले में, सेम वैसे ही है ना। हाँ, अब देखो BeO और MgO क्या होते हैं, जल में कम घुलनशील होते हैं कि नहीं होते, जल में क्या होते हैं, अविलय। तो यही बात पूछेगा वो कि अविलय है विलय है, वो कथन दे देगा कि MgO या फिर BeO जल में घुलनशील होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, यहीं पे गलती हो जाएगी, नहीं होते। जल में क्या होते हैं, अघुलनशील। कौन कौन, एक तो बेरियम ऑक्साइड, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अविलय या फिर अलग विलय। क्या हो जाएगा, अलग विलय, मतलब बहुत ही कम विलय होते हैं, तो जल में अविलय हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में बाकी सारे के सारे ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में विलयशील होते हैं, अर्थात जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, संगत हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। शेष सभी ऑक्साइड्स क्या करते हैं, जल के साथ में क्रिया करते हैं, है ना। तो क्या कर देंगे, बाकी सारे मतलब शेष सभी ऑक्साइड्स, शेष सभी ऑक्साइड क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया, या क्रिया ज्यादा सही रहेगा ना, बात दोनों की सेम ही है, जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अपने हाइड्रोक्साइड या संगत हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना। क्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। आगे बात समझ में, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन कराओगे आप जल से, किससे बच्चों, जल से, तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, CaOH होल ट्वाइस, है ना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में देखो BeO एकमात्र ऐसा ऑक्साइड है जो उभयधर्मी प्रकृति रखता है। उभयधर्मी प्रकृति रखने का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब होता है दोनों। जैसे कि आपने पढ़ा है 10th क्लास में और 11th क्लास में बायोलॉजी में कि जो एक तो मेंढक होता है वो क्या होता है? उभयचर प्राणी होता है। उभयचर प्राणी का मतलब आप देखते हो जो मेंढक होता है फ्रॉग, वो जल में भी रह लेता है, अगर आप उसको पानी में छोड़ दो तो पानी में भी रह लेता है, मतलब वो दोनों जगह रह सकता है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? उभयचर प्राणी। मतलब उभय का मतलब क्या होता है? जो दो जगह रह सके, मतलब दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों। तो अब यहाँ पे बात चल रही है उभयधर्मी की, मतलब जो दो प्रकृति रखता हो। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक है ना इंग्लिश में। तो दो प्रकृति कौन रखता है? मतलब उभयधर्मी प्रकृति का कौन होता है? बेरियम ऑक्साइड होता है, BeO। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना। तो BeO क्या हो जाता है? उभयधर्मी प्रकृति का। तो मैं यहाँ पे लिख दूं सीधा का सीधा, बेरियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी प्रकृति का, मतलब एम्फोटेरिक नेचर का होता है ना। उभयधर्मी मतलब दोनों प्रकृति रखता है, उभयधर्मी। इसको इंग्लिश में लिख सकते हो आप एम्फोटेरिक। कौन सा टेरिक बच्चों? एम्फोटेरिक। एम्फो का मतलब होता है जिसकी ड्यूअल नेचर होगा ना, एम्फोटेरिक। दिख तो रहा है ना यहाँ से? हाँ, तो ये हो गया एम्फोटेरिक। कौन है? BeO। दो दो नेचर रहता है, मतलब कौन कौन सी रखता है? उभय प्रकृति। अम्लीय भी होता है और ये क्षारीय भी होता है, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है ना। तो दोनों के गुण क्या होते हैं इसमें? प्रेजेंट होते हैं ना। किस किस के? अम्ल के भी और क्षार के भी। मतलब एसिड के गुण भी होते हैं इसमें और बेस के भी गुण होते हैं। अम्ल एंड क्षार दोनों के गुण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कौन? अम्ल क्षार दोनों के गुण। कौन? बेरियम ऑक्साइड। आपकी बात समझ में, इसलिए इसको क्या बोल देते हो? उभयधर्मी प्रकृति का होता है एकमात्र बेरियम ऑक्साइड है ना, BeO। अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, इसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण उपस्थित होते हैं ना। 6 ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे, वो कौन से होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोल देते हैं? क्षारीय मृदा धातु हैं। अगली बात समझ में, तो अगली लाइन इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगी? बाकी सारे के सारे कौन से होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। तो मैं यहाँ पे लिख दूं BeO के अलावा सभी ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा डायरेक्ट, BeO के अलावा शेष सभी ऑक्साइड्स कौन सी नेचर के होते हैं? कौन सी प्रकृति के होते हैं बच्चों? क्षारीय प्रकृति के। ऑक्साइड्स कौन सी नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, लिखते चलो साथ साथ में। कौन सी नेचर है? क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, हाँ, छाप लो। क्षारीय प्रकृति का मतलब वो क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं जब जल के अंदर डालते हैं ना, जब उनको तोड़ते हैं, डिसोसिएट करते हैं तो। हाँ, अब देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइडों में क्या होता है? हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या होती है? बढ़ जाती है। हाइड्रोक्साइड होते हैं ना जी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनमें क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखा लेता हूँ, यहाँ तक लिख लिया होगा ना। तो अगली लाइन लिखोगे, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के गुण चल रहे हैं ना, तो दोनों के साथ में बात होगी। ऑक्साइड के अंदर आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड भी ना। हाँ, तो क्या लिखोगे? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड्स व हाइड्रोक्साइड्स के गुण बढ़ते हैं या क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। हाँ, तो लिखो, वर्ग सेकंड की बात चलती है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट उसी का लिख दो। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, कि क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है या इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे उनका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले Mg है वो, उसकी क्या हो जाती है? सबसे कम होती है। Mg की क्या होती है? सबसे कम। ऊपर से नीचे जाओगे तो OH होल ट्वाइस। उसके बाद में मैग्नीशियम के बाद में कौन आता है? याद रखना, कैल्शियम आता है ना। कौन आ जाता है? कैल्शियम आ जाता है। उसके बाद में देखो, कैल्शियम के बाद में स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। तो इसके बाद में कौन है? स्ट्रोंशियम। कौन है? स्ट्रोंशियम। और लास्ट में कौन है? बेरियम। यहां तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलते हैं, देखो इसको छापो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, छापो इसको ना, प्रकृति।
MgOS2, फिर सबसे लास्ट में कौन है, BaOS2। आजकल थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, बाकी ठीक है। आपका सिलेबस एकदम टाइम पे हो जाएगा, टेंशन मत लेना। हाँ, अगली रिएक्शन करेंगे फिर जल से क्रिया। किससे क्रिया, जल से क्रिया। अब इनकी जल से क्रिया करवाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट में वो संगत हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ में बस क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है, वीडियो को पॉज करके पहले बताना कमेंट करके, किसकी रिएक्शन करवाते हो तब CO2 गैस निकलती है, बताओ। हाँ, अपना पॉइंट है जल से क्रिया, वाटर से रिएक्शन, है ना, सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा जल से क्रिया। जल से क्रिया करवाने पे क्या हो जाएगा, संगत हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, है ना। तो सारी मृदा धातुएं होती है वो जल से अभिक्रिया करके क्या करती हैं, अपने संगत हाइड्रोक्साइड बनाती है ना। तो किसका निर्माण हो जाएगा, क्रिया करेंगे तो निर्माण किसका हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो शॉर्टकट में, संगत हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस। क्या बन जाएगा बच्चों, H2 नहीं, H2 गैस, है ना। देखो जल से क्रिया करवाएंगे किसकी, क्षारीय मृदा धातुओं की, तो क्या बन जाएगा, संगत हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। जैसे कि मैं Ca की अभिक्रिया कराऊंगा H2O से, तो क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ना, Ca प्लस H2O। कौन सा H2O, 2H2O। कौन सा, 2H2O। अब जैसे कौन सा दिया मैंने, गर्म जल लिया है, ठंडा जल लिया है, तो देखो जैसे इसकी गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, तब बनता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन वो लिखवाऊंगा ये रिएक्शन लिखवाने के बाद में। तो इसको कौन सा जल लेंगे हम, ठंडा जल लेंगे, सॉरी ना, कैल्शियम के साथ में ठंडा लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ में गर्म जल लेते हैं, अभी बताऊंगा जस्ट, है ना। इसके साथ में वाटर कौन सा है, ठंडा है। कौन सा है, ठंडा। तो जब कैल्शियम की अभिक्रिया 2H2O से करवा दोगे तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, संगत हाइड्रोक्साइड। मतलब संगत का मतलब यहाँ पे अगर कैल्शियम के साथ कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम के साथ कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसलिए संगत लिखा है ना। अब तो समझ गए, हाँ, प्लस में H2 गैस। कौन सी गैस, ये H2O क्यों लिखा जा रहा है बार बार, है ना, H2 गैस। आगे कहानी समझ में। उसके बाद में जैसे मैग्नीशियम की गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पे नोट में लिखाऊंगा एक लाइन में अभी जस्ट, है ना। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दोगे, H2O के साथ में, प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बैलेंस। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम आने रहेंगे, है ना। हाँ, तो मैं इंपॉर्टेंट लाइन बताया था आपको, वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जब बेरियम होता है ना, बेरियम वो क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है क्या, सबसे छोटा। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी, सबसे धन विद्युतीय परमाणु भी कौन सा हो गया, बेरियम हो गया। तो जब उसकी अभिक्रिया हम जल से करवाते हैं तो न तो वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, न गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और न ही वो भाप से अभिक्रिया करता है। तो बेरियम जल के साथ मोटी मोटी बात हो गई, अभिक्रिया करता ही नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम है ना, वो उबलते जल के साथ अभिक्रिया करता है। कौन से जल के साथ, उबलते जल के साथ, मतलब गर्म जल के साथ। ये बात बता रहा था मैं ना। तो यहाँ पे जल कौन सा है, गर्म, है ना। वो बात मैंने पहले बोल दी थी, लिखी नहीं थी बस। हाँ, तो मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या बता दी, बेरियम होता है वो क्या करता है, बेरिलियम, है ना, किसके साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ अभिक्रिया तो करता ही नहीं है, चाहे कोई सा भी जल हो, है ना। तो स्टार पॉइंट तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा, Be होता है। ये गर्म जल, ठंडा जल, कोई सा भी जल ले लो, भाप किसी से भी क्रिया नहीं करता, है ना। गर्म या ठंडा जल या भाप किसी से भी क्रिया नहीं करता, कौन, Be। आगे बात समझ में, Mg किससे करता है, उबलते जल से क्रिया करता है। किससे करता है बच्चों, उबलते जल से, मतलब गर्म जल से, है ना। सेकंड पॉइंट यही लिखवा रहा था, Mg किससे करता है, गर्म जल या उबलते हुए जल से, उबलते जल से क्रिया करता है, कौन, Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जल के साथ तो अभिक्रिया करता नहीं है, फिर भी हमने देखा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो कैसे मिलेगा हमें बताओ। बेरियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे प्राप्त करोगे, बताओ कोई।
कि रिएक्शन उतारने से पहले बताओ। बेरियम हाइड्रोक्साइड होता तो है, आपने देखा है BeOH होल ट्वाइस है ना, वो मिलेगा कैसे हमें, किससे रिएक्शन करवाएंगे तब मिलेगा। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, BeCl2 की क्रिया किससे के साथ में कराओगे, NOH के साथ में कराओगे, तब जाके ये मिलेगा हमें। आ गई समझ में कहानी। हाँ तो अगला पॉइंट यही हो जाएगा इंपॉर्टेंट। बेरियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे प्राप्त करोगे, BeCl2 की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, NOH के साथ में, तब हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। आगे बात समझ, पहले लाइन ये लिख दो ऊपर, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए BeCl2 की अभिक्रिया NOH के साथ में करवाते हैं। ठीक है, तो मैं रिएक्शन करवा देता हूँ ना, इंपोर्टेंट लाइन है ये। तो हो गया आपने BeCl2, कौन हो गया, बेरियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, NaOH, कौन सा OH, NaOH, इसकी रिएक्शन करवा दोगे है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, बेरियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये Be, ये OH, ये होल ट्वाइस, प्लस में देखो क्या निकल जाएगा, इंपॉर्टेंट है NaCl, Na के साथ में Cl निकल जाएगा, बस 2NaCl निकल जाएगा, सीधा सा मतलब ये हो गया ना, वो निकला है 2NaCl। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिल जाएगा हमें, BeCl2 से रिएक्शन करवाएंगे, बेरिलियम है बेरियम नहीं है ना, ये नाम निकल जाता है कभी कभार। हाँ आपको मैंने पहले ही बता दिया। और ये चीज कौन सी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एम्फोटेरिक है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं उभयधर्मी प्रकृति का होता है ये। उभयधर्मी का मतलब एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक उभयधर्मी का मतलब अम्ल प्लस क्षार, दोनों के जैसा या दोनों के गुण है ना, किसमें होते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड में होते हैं है ना। अब उसके बाद में अगली बात मैंने आपको क्या बताई, जैसे हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्षारित होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाओगे तो हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि हमने लिख लिया है ना जस्ट अभी। यहां तक समझ में आ गई बात, क्षारीयता का बढ़ता क्रम मैंने लिखा दिया आपको, ठीक है। फिर से लिखाऊंगा, क्षारीयता का बढ़ता क्रम, हाइड्रोक्साइडों का क्रम है ना, हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता का क्रम। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, क्षारीयता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। पूरे सेकंड में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्षारीयता मतलब हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट लिख लो और छाप दो सीधा का सीधा। क्या, हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता का क्रम, क्षारीयता का क्रम ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसे लिखो, ऊपर से नीचे जाते हो, जाने पर क्या हो जाता है, बढ़ता है। क्या, इनकी क्षारीयता का क्रम क्या हो जाता है, बढ़ता, मतलब क्षारीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे कम कौन हो जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ऐसे आप लिखते चलो साथ में। और उसके बाद में सब कैल्शियम के बाद में आ जाएगा स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम है ना। देखो ये आपको क्रम याद रख लेना, थोड़ा सा कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट इतना एग्जीक्यूशन भी आ जाता है जो गलत हो जाता है हमसे, लेकिन हमें गलत नहीं करना, एकदम इजी है, रटने वाली बातें हैं। तो ये क्रम आप क्या लिख लोगे, याद कर लोगे, इधर से जाओगे, इधर ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया, ये क्षारीयता का बढ़ता क्रम, कौन सा क्रम है, क्षारीयता का बढ़ता क्रम, लिख लिया। उसके बाद में मैंने आपको एक बात बताई थी, बेरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, और अलग विलेय कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गर्म जल में तो मिल जाता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली बात करें तो कैल्शियम जल में नहीं घुलता या फिर अलग विलेय हो जाता है ना। तो मैं लिखा दूं इनकी प्रॉपर्टीज, लिखा दूं, हाँ चलो ठीक है ना। ये तो हो गए इनके कर्म की बात। अब देखो काम की बात करें आगे है ना, ये मैंने बीच से एरो हटा दिया है। तो अब जैसे बात करें Be और Mg है ना, इन दोनों के जल में विलेयता की बात करें तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल में दोनों क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। तो इनके बारे में क्या हो जाएगा, एक बात हो जाएगी, जल में क्या हो गए, अविलेय, कौन, MgOH2 और BeOH2, ये बाहर आएगा बच्चों है ना, बाय मिस्टेक लिख दिया था ऐसे, सॉरी है ना, ध्यान रखना, जल में अविलेय हो गए। उसके बाद में देखो बात में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी बात करें,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये क्या हो गया, जल में अलग विलय। तो ये एकमात्र ऐसा है कि क्या होता है, अलग विलय, मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता है, गर्म करो ना पानी को तब। और SR और BaOH2 ये दोनों क्या होते हैं, जल में तुरंत मिल जाते हैं, मतलब सादा पानी होता है ना अपने एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, उसमें क्या हो जाते हैं, जल में विलय। तो ये बात हो गई, जल में विलय क्या हो जाते हैं, विलयशील नहीं। ये बात भी छाप लो आप साथ में, छाप ली, छाप ली क्या? एक बात बताओ, बुझा हुआ चूना किसे कहते हो, बुझा हुआ चूना किसको कहते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हो, याद है क्या कुछ, या बेराइटा किसे कहते हो आप, याद हो तो बताओ। चलो यह छाप लिया। अब देखो आगे चलते हैं, आगे बताऊंगा आपको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप क्या बोल देते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका ही नाम क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद में बुझा हुआ चूना, जो कि आपको पता है किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लोप्ड लाइम, है ना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। आगे बात समझ में, ये अपने काम की नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है वैसे, है ना, बुझा हुआ चूना। किसको बोल दे कोई, CaOH और ट्वाइस, स्लैक्ड लाइम, इंग्लिश में लिख देता हूँ, कौन सा लाइक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम का मतलब चूना होता है ना, हाँ। तो ये हो गया अपने। और उसके बाद में बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको क्या बोलते हो, बेराइटा, क्या बोल देते हो, बेराइटा, कौन सा राइटा, बेराइटा। इनका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछता है, बेराइटा। आगे बात समझ में, छापो। उसके बाद में आगे चलते हैं, वो ऐसे पूछेगा जल में विलय कौन सा है, अविलय कौन सा है, एकदम सिंपल सिंपल बातें पूछेगा आपको, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम कर देना है आराम से। लिख ली क्या सारी बातें, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओ कमेंट में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है, बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हो, बुझा हुआ चूना, है ना। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल दोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब अगली रिएक्शन की बात करें, हमारे हाइड्रोजन सॉरी जल से हो गई, O2 से हो गई, अब किससे रिएक्शन करवा दोगे, हाइड्रोजन से। तीसरी कौन सी आ गई, हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो H2 या डाई हाइड्रोजन बोल सकते हो इसको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, H2 से अभिक्रिया, डायरेक्ट किससे क्रिया की बात चल रही है, H2 से। अब देखो H2 से क्रिया करोगे तो क्या बोल दोगे, Be के अलावा सभी मृदा, क्षारीय मृदा धातुएं क्रिया करके किसका निर्माण करती है, संगत हाइड्राइड का निर्माण करती है। एकमात्र Be ऐसी धातु है जो इससे क्रिया नहीं करती। ये बात मैंने उसमें भी बताई थी, क्या फर्स्ट ग्रुप में कौन सी धातु थी जो लिथियम में हाइड्रोजन से क्रिया नहीं कर रही थी, बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है, वही धातु। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, Be के अलावा सभी क्षारीय मृदा धातुएं H2 से क्रिया करके किसका निर्माण करती है, संगत हाइड्राइड का निर्माण करती है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पे Be के अलावा, किसके अलावा, Be के अलावा, डायरेक्ट लिख देते हैं, Be के अलावा शेष सभी, ग्रुप सेकंड की धातु लिख दें या क्षारीय मृदा धातु लिख दें, शेष सभी क्षारीय मृदा धातु, साथ साथ में नोट्स बना रहे हो क्या, क्षारीय मृदा धातुएं, Be के अलावा शेष सभी क्षारीय मृदा धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके, हाइड्रोजन से क्रिया करके संगत हाइड्राइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, संगत हाइड्राइड का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। अब देखो रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं Mg की रिएक्शन करवा दूं मैग्नीशियम की, इसके साथ में H2 के साथ में, तो किसका निर्माण हो जाएगा, संगत हाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा MgH2 का, है ना। कौन बन गया, MgH2, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। क्या नाम है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो लिख दूं डायरेक्ट, यहाँ पे आप लिख लोगे ना। चलो एक का मैं लिख देता हूँ, बाकी का आप लिख लेना। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड, है ना। उसके बाद में जैसे आप कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण कर लोगे, ऐसे ही बेरियम हाइड्राइड का निर्माण कर लोगे, है ना। आगे वाले आप लिख लोगे, है ना। मैं
होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सॉरी, ये हो गया Ba+H2। आगे कहानी समझ में, कैल्शियम हाइड्राइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्राइड का नाम क्या है, हाइड्रोलिथ बोल देते हो। क्या बोल देते हो, हाइड्रोलिथ, है ना। तो इसी का नाम क्या है, CaH2 का ही नाम क्या है, हाइड्रोलिथ। दूसरा नाम तो है ही है, हाइड्राइड तो है ही, लेकिन इसी को क्या बोल देते हो, हाइड्रोलिथ, है ना, हाइड्रोलिथ। हाँ, अब आपने देखा है बेरियम हाइड्राइड भी प्राप्त होता है, हमें देखा है BeH2 भी होता तो है, लेकिन वो हमें मिलेगा कैसे, BeCl2 की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करवाओगे, तब हमें मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, ये LiAlH4 से क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, है ना, इसलिए बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, BeH2 कैसे प्राप्त करोगे, तो उसके बारे में आपको पूछ लेगा, है ना। तो लिखना, BeH2 प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, हम क्या करेंगे, हम किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन किया ना पीछे, तो BeCl2 के साथ रिएक्शन करवा दोगे, किसके साथ में, BeCl2 के साथ में। तो लिखो BeH2 प्राप्त करने के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, BeH2 प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, BeCl2 को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, BeCl2 को किससे रिएक्ट करवाओगे, BeCl2 को LiAlH4, है ना, LiAlH4। आगे बात समझ में, से अपचयित करते हैं, ना, किससे अपचयित करेंगे, LiAlH4 से अपचयित करते हैं, से अपचयित करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, किससे अपचयित करते हैं, LiAlH4 से अपचयित करेंगे। तो देखो BeCl2 की रिएक्शन करवा दो इससे, है ना, ये तो हो गया BeCl2 प्लस में LiAlH4, इससे रिएक्ट करवा दो, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, 2BeH2 बन जाएगा, है ना, 2BeH2 बन जाएगा। तो इधर भी हमें करना पड़ेगा, इसको बैलेंस कर लेंगे आगे, ना, पहले रिएक्शन पूरी कर लेते हैं। ये LiCl हो गया, और प्लस में क्या निकल जाएगा, AlCl3, क्या निकल जाएगा, AlCl3, है ना। हाँ, तो BeCl2 है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, LiAlH4 से, है ना, किससे, तो इसको यहाँ पे 2B है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये हो गया बैलेंस, है ना। उसके बाद में यहाँ पे बन गया हमारे पास में BeH2, है ना, बेरियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड। सॉरी। हाँ, आगे बात करें, जब ये हाइड्राइड्स हैं, इनका तापीय स्थायित्व कैसे क्या होता है, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका तापीय स्थायित्व घटेगा बढ़ेगा, बताओ। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार में क्या होगी, वृद्धि, आकार में वृद्धि होगी, तो तापीय स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया। आकार जितना छोटा होगा तापीय स्थायित्व उनका उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये बात मैंने आपको वर्ग फर्स्ट में समझाई है अच्छे से, तो याद रखना। अब क्या करेंगे, तापीय स्थायित्व की बात करेंगे। जो ये हाइड्राइड्स बने हैं इनके तापीय स्थायित्व की बात करेंगे। तो ऊपर से नीचे जाने पे तापीय स्थायित्व क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ताप BeH2 का, तापीय स्थायित्व किसका हो गया, BeH2 का। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इन हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। क्या होता है बच्चों, घटता है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तापीय स्थायित्व है, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व घटता है अर्थात कम होता है। तो सबसे हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा BeH2 का, किसका, BeH2 का। उसके बाद में हो जाएगा MgH2, है ना। फिर कंटिन्यू चलते चलो, आपको नाम याद है सारे इनके, है ना, भूले तो नहीं हो ना इतने जल्दी, सारों के याद कर लेना। ट्रिक व्रिक आपने सबने देखी है पहले, है ना, और ट्रिक से तो याद रहते भी नहीं है, वैसे भी याद तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिक तो भूल जाते हो, कुछ महका पे हो और गलत हो जाए, तो डायरेक्ट याद रखा करो, ट्रिक से ज्यादा ऐसे याद किया करो ना। और आपको ट्रिक भी रटनी है और ये भी रटना है। तो ये क्या हो गया, तापीय स्थायित्व का क्रम, कौन से स्थायित्व का, तापीय स्थायित्व का। अब ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है ना, लेकिन छोटी होगी जहां तक मुझे याद है, तापीय स्थायित्व का क्रम, है ना, ऑर्डर। हाँ, जो BeH2 और MgH2 होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी यौगिक है दोनों। क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी यौगिक है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, इनके पास में कमी होती है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना। हाँ, तो ये बात आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, है ना।
इलेक्ट्रॉन न्यून संयोजी यौगिक कौन कौन से हैं? BeS2 एंड MgS2, है ना। आगे बात समझ में, तो इन दोनों के बारे में एक बात और लिखवा दूं मैं यहीं पे, ये दोनों BeS2 एंड MgS2 दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी यौगिक है ना। तो यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी यौगिक कौन है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। अभी बात समझ में? ठीक है, ये दोनों है BeS2 एंड MgS2। इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण ये क्या हो जाते हैं? बहुलक की संरचना बनाते हैं। बहुलक की मतलब जैसे बहुलक बनाते हैं, बहुत सारी संरचना बनाते हैं, तो इसका न्यून सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, मतलब सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये क्या करेंगे? बहुसंयोजी यौगिक बना लेंगे, संरचना बना लेंगे, है ना। बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलकी, सॉरी, है ना। जैसे पॉलीथीन वगैरह होती है ना, वैसी संरचना बना लेंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? क्या बना लेंगे? बहुलकी संरचना दर्शाएंगे। आपको मैं बता देता हूं कैसे दर्शाएंगे। बहुलकी संरचना बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं देखो, मैं बना के दिखा देता हूं आपको, है ना। लिखो, हाँ, तो एक BE का मैं BeS2 का एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ ना। BeS2 की बहुलकी संरचना, हेडिंग डालो, कैसी संरचना? बहुलकी संरचना। MgS2 की आप बना लोगे, है ना। तो BeS2 की बहुलकी संरचना, BeS2 की बहुलक बनाते हैं ना। बहुलक वाला चैप्टर, उसके अंदर आप बखूबी से पढ़ते हो। जैसे पॉलीथीन वगैरह होती है वो बहुलक बनाती है ना, एक से ज्यादा कड़ी। जैसे आगे बढ़ती जाती है कड़ी, तो BE तो आ जाएगा सेंटर में, इसके चारों तरफ ऐसे बना दो, मतलब ये आगे बनाती जाएगी, इसलिए इनको क्या कर देंगे? खाली छोड़ देंगे। इधर क्या आ गया? H, और इधर भी क्या आ गया बच्चों? H आ गया। उसके बाद में ऐसा एक और बना लो, इधर ये BE हो गया, ये हो गया, इधर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। मतलब ये BE वाला है ना, दूसरी साइड वाला, ये इससे पूरा जुड़ जाएगा, सीधा सा मतलब ये हो गया, है ना। तो यहाँ तक लिया हो इसको पूरा, और इधर क्या हो जाएगा? H आता जाएगा। ऐसे आप चलते चलोगे आगे तक। चलो एक और बना लेते हैं, ये तो इससे आ जाएगा, और इधर ऐसे आगे आप चलते चलोगे, है ना, लास्ट तक चलते चलोगे, ऐसे आ जाएगा BE, और आगे आप चलते चलोगे दोनों साइड, है ना। ये क्या होगी? बहुलकी संरचना होगी। ये किसके कारण बनती है? इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण बहुलकी संरचना बनाते हैं। आगे बात समझ में। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप में लिथियम था, उसका विकर्ण संबंध बताया था, किसके साथ में था? मैग्नीशियम के साथ था। तो यहाँ पे कौन दर्शाएगा विकर्ण संबंध? वैसे वहां पे लिथियम दर्शा रहा था, सेम वैसे का वैसे यहाँ पे कौन दर्शाएगा? BE दर्शाएगा बेरिलियम, और किसके साथ? एल्यूमिनियम के, क्योंकि एक इसके विकर्ण पे होता है, मतलब डायगोनल पे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पूछेगा कि BE किसके साथ डायगोनल अर्थात विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो ऑप्शन में दिया होगा आपको एल्यूमिनियम। तो आप क्या टिक कर दोगे? एल्यूमिनियम के साथ, है ना। तो अगली हेडिंग डालो BE एंड AL का विकर्ण संबंध। आगे बात समझ में, क्वेश्चन भी आ गया समझ में, और जो मैंने बात बताई वो भी समझ में आ गई, है ना। BE व AL का विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशन बिटवीन BE एंड AL, एल्यूमिनियम, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो बढ़िया सी, BE व AL का विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। हाँ देखो, कौन सा संबंध? डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन AL एंड BE। हाँ हाँ, तो लिख दो, इंग्लिश में भी यही बात लिख दो, डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन बिटवीन, शॉर्टकट में लिख लो, बिटवीन BE एंड AL। आगे बात समझ में। अब देखो, जैसे आवर्त सेकंड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको लिख लो, 7 आवर्त हैं, तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आवर्त में चलोगे, है ना। तो लिथियम से चलते हैं यहाँ पे, जैसे आवर्त सेकंड की बात करें, है ना, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है आवर्त, और आवर्त कौन सा? सेकंड। और सेकंड में इधर चलोगे आप, कौन सी साइड? लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले आ जाता है लिथियम, फिर आ जाता है बेरिलियम। आप ऐसे लाइन से चलते हो ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, मतलब एटॉमिक नंबर से चलते हो ना कंटिन्यू, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन। यहाँ तक अपना काम हो जाएगा, पहले ही हो जाता है यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक लिख लेते हैं ना, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, यहाँ तक आपने छाप लिया, मतलब देख लिया। उसके बाद आवर्त सेकंड के बाद में आ जाता है आवर्त थर्ड, उसको भी लिख लो,
क्योंकि उसके साथ ही तो रिलेशन दर्शाएगा ना। और थर्ड में लिथियम के बाद में जैसे इसमें आप अगला आइटम देखते हो नीचे तो आ जाता है सोडियम, 8 जोड़ते हो ना Na, कौन आ जाता है 3 में 8 जोड़ोगे तो 11, ये 3 नंबर पे आता है, ये 11 पे आता है। ऊपर से नीचे जाते हो तो 2 8 8 18 ऐसे तो जोड़ते हो, इधर जाते हो तो 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलते हो, है ना। Na के बाद में इधर आ जाता है मैग्नीशियम, कौन आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम आ जाता है ना, परसों भी दिखाई थी मैंने एल्यूमिनियम, मतलब इससे पीछे वाली क्लास में भी दिखाया था। फिर SI आ जाता है, नेपाल आसाम सब भिखारी वो आ जाता है। और सलमा छिलेगी तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आंटी। ऐसे Na के बाद में आ जाता है AR ऑर्गन 18 नंबर पे। हाँ तो यहाँ पे आपने लिख दिया होगा ना, सारा देख लिया, Na Mg Al Si Ps Cl एंड AR, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब हमारे लिथियम था वो किसके साथ दर्शा रहा था, ये फर्स्ट ग्रुप का था तो ये दर्शाया था Mg के साथ। वैसा का वैसा बेरिलियम है, तो बेरिलियम है वो किसके साथ दर्शाएगा, विकर्ण संबंध Al के साथ है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ में। ये एक दूसरे की किस पे प्रेजेंट है, विकर्ण पे प्रेजेंट है ना। विकर्ण मतलब डायगोनल पे, जैसे हमारे स्क्वायर होता है ना, तो उसमें डायगोनल्स होते हैं ना दो, ये स्क्वायर है ABCD, तो ये जो होता है ये डायगोनल होता है, कौन होता है डायगोनल, तो AC पे प्रेजेंट है। ऐसे ही BD भी क्या है डायगोनल, तो हमारी ये AC है ना और BD दोनों सेम बात है, तो ये AC मतलब डायगोनल पे प्रेजेंट है, Be एंड Al एल्यूमिनियम। तो ये बात किस किस को समझ में आ गई, आपके क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा बेरिलियम वो किसके साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो आंसर क्या होगा एल्यूमिनियम। ऐसे ही अगर आगे की बात करें हमारे इस वर्ग में तो यही काम आएगा सिर्फ, है ना, बेरियम बेरिलियम, लेकिन आगे जैसे पढ़ोगे तो ये इसके साथ दर्शाता है, ये इसके साथ दर्शाता है ना। तो आपको याद रखना है, मैंने फर्स्ट ग्रुप में सारे बताए जो जो दर्शाते हैं। आप एक बार फर्स्ट ग्रुप को देख लो, जब सेकंड ग्रुप को देखोगे तो आपके आधा ऐसे ही याद रह जाएगा ना, आधे से ज्यादा। हाँ तो BE और AL क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ये चीज आप लिख लो, है ना, याद कर लो। आगे चले उसके बाद मैंने उसमें आपको जैसे लिथियम और मैग्नीशियम था, उसकी आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या की बात बताई थी, वो क्या थी, लगभग समान थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी, आयनिक त्रिज्या लगभग समान हो जाएगी, है ना। तो इनका आयनिक विभव क्या हो जाएगा, आयनिक विभव का मतलब होता है आवेश बट्टा त्रिज्या, है ना, उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान भी एक समान हो जाएगा। अतः BE और AL के गुणों में समानता होती है, जो कि मैंने आपको पहले वाले ग्रुप में बताया था कि लिथियम और मैग्नीशियम में समानता थी, सेम वैसी बात है। हाँ तो छाप लिया, तो इंपोर्टेंट लाइन लिखवा देता हूँ, है ना। उसके बाद में चलते हैं कंटिन्यू, देखो हाँ देखो छाप लिया। चलो बच्चों इंपोर्टेंट लाइन लिख लो, क्या, BE एंड AL, इनकी बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की। कौन सी त्रिज्या की, आयनिक त्रिज्या। तो वो क्या होती है, दोनों की सेम होती है। आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस क्या होती है, लगभग एक समान। दोनों की क्या होती है, लगभग एक समान, लगभग एक समान होती है। तो इनके आयनिक विभव का मान भी क्या होगा, एक समान, है ना। तो यहाँ पे अगली लाइन क्या आ जाएगी, आयनिक विभव। आयनिक विभव निकालते कैसे हो बताऊंगा, फॉर्मूला लिखाऊंगा आयनिक विभव का, आवेश बटा त्रिज्या होती है, इसके आवेश का मान बटा त्रिज्या, ये होता है आयनिक विभव। तो आयनिक विभव का मान भी क्या होता है, एक समान होता है, का मान भी एक समान। कौन सा समान, एक समान, मतलब सिमिलर होता है ये भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों में क्या होती है, समानता होती है। BE एंड AL में क्या होती है, समानता होती है। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, BE किसके साथ समानता दर्शाता है, AL के साथ में। BE AL के समानता रखता है ना। इसके समान ही गुणधर्म होते हैं दोनों के सेम। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई बात। अतः इनके दोनों के गुणों में क्या होती है, समानता। किसके अंदर, गुणों में, है ना, प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे किस किस को समझ में आया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। जैसे बेरिलियम है, इसका जो अपने ग्रुप के सेकंड के तत्व हैं, इनसे कैसी क्या असमानता है, कैसे क्या भिन्न है, ये सब हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। चलो मिलते हैं जल्दी कल एक और नए लेटेस्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।